गुड मॉर्निंग एवरीवन। डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के अंदर आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक न्यू छोटा सा यट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका की नाम है कैपिटल गेन यानी कि इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे जो पैम्पलेट्स है वो पैम्पलेट ले लोगे, साथ में पेन पेंसिल और हाइलाइटर रखोगे ताकि जरूरी चीजों को टिक मार्क किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके और उसके बाद उन चीजों को इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको समराइज्ड फॉर्म में आप अपनी नोटबुक में भी लिख दोगे। क्लियर? चलिए, हमारे जो चैप्टर है उसका टाइटल है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सबसे पहला इक्वेशन आ रहा है कि सर ये कैपिटल गेन क्या है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सबसे पहला कि कैपिटल गेन क्या होता है, तो एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 प्रॉफिट और गेन, ध्यान से टिक मार्क करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। क्या कहा है? प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्या बोला है? अगर कोई कैपिटल असेट को हम ट्रांसफर करते हैं और वो ट्रांसफर के ऊपर हमें कोई प्रॉफिट या गेन मिलता है कैपिटल असेट के ट्रांसफर के ऊपर, तो उस प्रॉफिट या गेन को हम लोग कवर करेंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। नाउ फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस। अभी इसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस दी हुई है? टू बी सेटिस्फाइड टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो उस इनकम को हम कैपिटल गेन के अंडर में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला ये देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। तो टिक करो, कंडीशन एक है कैपिटल असेट होनी चाहिए। कैपिटल गेन तभी हो सकता है, ऊपर हमने मीनिंग में ही देखा कि ट्रांसफर ऑन कैपिटल असेट के ऊपर ये गेन होता है, तो ऑब्वियस है कि कैपिटल असेट होनी चाहिए। अगर कैपिटल असेट ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। पहली कंडीशन क्या कि जो असेट ट्रांसफर कर रहा है वो कौन सी होनी चाहिए? कैपिटल असेट। सेकंड, द असेसी ट्रांसफर सच कैपिटल असेट। कौन ट्रांसफर करेगा? असेसी ट्रांसफर करेगा। असेसी ट्रांसफर कर रहा है वो देखना है, कोई और नहीं। जिसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं टैक्स का या टोटल इनकम का, वो पर्सन ने ट्रांसफर की है या नहीं। पहले तो कैपिटल असेट होनी चाहिए। दूसरा एसएससी मतलब जिसका हम इनकम का कॉम्प्यूटेशन कर रहे हैं उस बंदे ने ये कैपिटल असेट ट्रांसफर की है या नहीं, ये देखना है। अगर एसएससी ने नहीं की है तो फिर अगेन वो कैपिटल गेन में कवर नहीं होगा। एंड थर्ड, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन। मतलब अगर कैपिटल असेट ट्रांसफर की बट लॉस के साथ की है, या पार पे मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा मतलब ट्रांसफर किया, तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कैपिटल गेन में आएगा ही नहीं। तो तीन कंडीशन याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला तो कैपिटल असेट होनी चाहिए, दूसरा असेसी ने ट्रांसफर की हुई होनी चाहिए, और तीसरा उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। क्लियर? तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस प्रॉफिट या गेन को हम लिखेंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्लियर? चलिए, द ट्रांसफर्ड असेट शुड बी कैपिटल असेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जो कि आगे भी आ चुका है। नाउ इसके अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ चार्जेस। कौन से बेसिस पर चार्ज किया जाएगा? तो कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द असेट इज ट्रांसफर। वो प्रीवियस ईयर जिसमें असेट ट्रांसफर हुई हो उस प्रीवियस ईयर में वो चार्जेबल होगा। प्रीवियस ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर्ड, जिस ईयर में असेट ट्रांसफर हुई है उस प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल गेन चार्जेबल होगा। However, in some cases, capital gain is taxable in the previous year in which consideration is received rather than in the previous year in which asset transfer took place. For example, compulsory acquisition by government. मतलब मेन कंडीशन क्या बोली है याद रखना। मेन क्या होता है कि ट्रांसफर ईयर उसमें चार्जेबल होगा, बट कोई केस में क्या हो सकता है? कंसीडरेशन
रिसीव्ड ईयर, जिस ईयर में कंसीडरेशन मिला, कंसीडरेशन मतलब असेट ट्रांसफर की तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू यानी कि पैसा, सिंपल वर्ड्स में समझे तो पैसा मिला होगा, तो जिस ईयर में पैसा मिले उस ईयर में वो चार्जेबल माना जाएगा। अभी एग्जांपल दोनों के दे दूं कि फॉर एग्जांपल एक कैपिटल असेट है, अभी हम लोग नाम नहीं लिख रहे क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैपिटल असेट कौन कौन सी है, तब आपको पता चलेगा। इसको एसएससी ने ट्रांसफर किया 2022-23 में, फॉर एग्जांपल 15 मार्च 2023 एग्जांपल के तौर पर, और ये ट्रांसफर किया, उसका कंसीडरेशन मिला यानी कि पैसा मिला सिंपल वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल 2023 को, मतलब यहां पर ईयर कौन सा हो गया 2023-24। तो आइडियल सिचुएशन देखे तो कौन से ईयर में वो चार्ज होगा ये, बट अगर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट का केस है तो क्या होगा, जिस ईयर में कंसीडरेशन मिला है उस ईयर में वो टैक्सेबल होगी। क्लियर? तो आइडियल केस में कैपिटल गेन जिस ईयर में असेट ट्रांसफर हुई हो उस ईयर में कंसीडर किया जाता है व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम। पर अगर ऐसा केस है लाइक कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, लाइक लैंड एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट, उनको हाईवे बनाना है और हाईवे के बीच में मेरी जमीन आ रही है, तो गवर्नमेंट वो जमीन खरीद सकती है, कंपल्सरी खरीद सकती है, मुझे बेचना ही पड़ेगा और उसके बदले में मुझे पैसा मिला, तो जो कंसिडरेशन मुझे मिला, क्यों मिला, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट की वजह से, तो वो जिस ईयर में कंसिडरेशन मिला है उस ईयर में हमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आया ये पॉइंट? चलिए, उसके बाद है कैपिटल असेट, जो मेन हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो ऐसा आया कि भाई कैपिटल असेट होनी चाहिए जो कि एसएससी ट्रांसफर करता हो और उसमें गेन होना चाहिए। तो पहला ही पॉइंट कि सर कैपिटल असेट हम किसे मानेंगे, तो देखो कैपिटल असेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, हेल्ड बाय एसएससी whether or not in connection with his business or profession, whether or not in connection with his business or profession, मतलब उसके बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी हो या बिजनेस के लिए ना भी हो चलेगा। मतलब भाविन सर ने साहस इंस्टीट्यूट के क्लासेस चलाने के लिए ये प्रीमाइसिस खरीदी हो या साहस भाविन सर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हो, दोनों ही चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो या बिजनेस प्रोफेशन के लिए ना हो, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज द मेन वर्ड, जो कि एसएससी होल्ड करता हो। एनी सिक्योरिटी, दूसरा है कोई सिक्योरिटी हो हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स which has invested in such securities in accordance with the regulation made under Securities and Exchange Board of India Act 1992। मेन है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो दो चीजें हैं यहां पर, एक होनी चाहिए प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए हो या ना भी हो, एंड सिक्योरिटी बाय एफआईआई। ठीक है, कैपिटल असेट में हम इसको कंसीडर करेंगे। अब इसके लिए एक नोट याद रखनी है, कैपिटल असेट मे बी मूवेबल और इमूवेबल, और टेंजिबल, टेंजिबल को कॉर्पोरियल भी कहते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि ये बोर्ड, जैसे कि मेरी ये सिस्टम, जैसे कि ये बोर्ड, तो ये जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल यानी कि कॉर्पोरियल, या तो फिर इवन इनटेंजिबल यानी कि इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अब जो प्रॉपर्टी की बात आई ऊपर भी हमने देखा, इंक्लूड्स, अब प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घर हो, जमीन हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, ऐसा ही जरूरी नहीं है।
any right in or in relation to Indian company including right of management or control or any other right whatever. मतलब दूसरा कोई राइट भी हो इंडियन कंपनी के कनेक्शन में मैनेजमेंट का या कंट्रोल का, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी ही है, मतलब हमारा इंटरेस्ट ही है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो है ना, ये आगे भी हमें डिस्कस करना होगा नेक्स्ट पेज से। वेर एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि यूलिप, ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी is issued on after 1st February 2021 and a premium payable for any of the previous year during the term of such policy exceeds premium की amount exceeds 2,50,000। ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। यूलिप प्रीमियम पेएबल exceeds 2,50,000, these are the important words, ठीक है। दूसरा, where a premium is payable by a person for more than one ULIP issued on or after 1st February, वो तो सेम ही है। The exemption shall apply only with respect to those ULIP where the aggregate amount of the premium does not exceed the aforesaid limit। aforesaid limit का मतलब ये वाली 2,50,000। तो ये सेकंड वाला पॉइंट कुछ खास याद रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब एक से ज्यादा यूलिप भी हो बट लिमिट तो कितनी रहेगी प्रीमियम की, 2,50,000। क्लियर? तो यूलिप प्रीमियम पेएबल 2,50,000, ये एक लिमिट आपको याद रखनी है। अब क्या बोला है, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, किसमें, कैपिटल असेट की बात चल रही हो, कौन सी चीजें कैपिटल असेट में इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहला कहा है स्टॉक इन ट्रेड। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कैसे इंक्लूड हो सकती है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो गुड्स होते हैं जिसका बिजनेस डीलिंग करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो वो तो आपको पता है कि करंट असेट होती है। गुड्स स्टॉक क्या होता है, करंट असेट होती है, जिसको खरीद के जो ट्रेडर है वो क्या कर देता है, बेच देता है, तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्टॉक इन ट्रेड है वो आइडियली नॉर्मल केस में हमारे लिए करंट असेट होती है, कैपिटल असेट होती ही नहीं है। आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो 11th स्टैंडर्ड से, तो उसमें भी मान लो स्टॉक, तो આપણે એને ચાલુ મિલકતોમાં લખીએ છીએ, ठीक है, करंट असेट है, कैपिटल असेट नहीं है। देखो स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, कौन कौन सी चीज है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। However, any securities held by foreign institutional investors which has invested in such securities is not accordance with the regulation made under the SEBI Act 1992 shall not be treated as a stock in trade। मतलब ये तो वैसे भी काम का नहीं है कि कोई FII ने अगर कोई सिक्योरिटी रखी है तो वो सिक्योरिटी को हम लोग स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे। तो किसने बोला था मानने के लिए, हम लोग वैसे भी नहीं मान रहे थे, ना बोला होता तो भी हम नहीं मानते, बोल दिया कि मत मानना, ठीक है, हम लोग वैसे भी नहीं मान रहे थे। मेन चीज क्या याद रखना है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये स्टॉक इन ट्रेड में आता है जो कि कैपिटल असेट में नहीं कवर होगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक सच एज प्रॉफिट सेल बी टैक्सेबल अंडर। अभी ये भी आपको पता है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड बेचते हैं तो ये तो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी हो गई, गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर का स्टोर चला रहा हूं या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फर्नीचर या वुड मैं खरीदता हूं और उसको फिर ज्यादा प्राइस पर बेच देता हूं, तो ये तो मेरे बिजनेस का रेगुलर काम हो गया। तो उसमें से मुझे जो इनकम होगी वो तो कौन से हेड में जाती है, प्रॉफिट अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, PGBP, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि ये तो मेरे बिजनेस का ही पार्ट है। तो यहां पर यही कहा है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड बेचते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है तो वो किस में आता है, PGBP में, ना कि कैपिटल गेन में, जो कि हमें वैसे भी पता था। तो ये ना कहते तो भी कुछ खास दिक्कत की बात नहीं थी। क्लियर हुआ? चलो पहले यहां तक की चीजों को एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। चलिए यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई होगी आई होप, किसी को कोई कंफ्यूजन? डन। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इन ट्रेड
जैसे एक एक्सेप्शनल था वैसे ही नेक्स्ट है पर्सनल इफेक्ट, यानी कि पर्सनल बिलोंगिंग समझ लो आप। तो पर्सनल इफेक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द एसएससी, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, ये याद रखना है एसएससी। और फॉर एनी डिपेंडेंट मेंबर, या तो फिर किसी डिपेंडेंट मेंबर के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैंने कोई गोल्ड चेन खरीद के रखी है, तो वो या तो मेरे खुद के पर्पस के लिए है हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, या तो फिर डिपेंडेंट मेंबर ऑफ द एसएससी, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स, मतलब मेरी वाइफ के लिए हो, मेरी मम्मी के लिए हो, वो मैंने खरीद के रखी हो, बट वो अल्टीमेटली मेरी पर्सनल इफेक्ट में ही जाएगा। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब जिसको मूव कर सके, लाइक मैंने बोला गोल्ड चेन है, डायमंड की चेन है, तो इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पर फ्लैट है, बिल्डिंग है, तो इट इज इमूवेबल, वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। बट इसके अंदर क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, देखो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, एक्सक्लूड फॉलोइंग, मतलब एक्सेप्शन के अंदर क्या एक्सेप्शन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मतलब बहुत पुरानी कोई चीजें मिलती है, एंटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आएगा। ड्राइंग, बड़े बड़े पेंटर्स के ड्राइंग होते हैं, एमएफ हुसैन का है, पिकासो का है, तो वो ड्राइंग जो भी एक तरह का पर्सनल बिलोंगिंग्स ही हो गया, असेट ही हो गई। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स मतलब कोई स्टैचू हो, कोई चीज बनाई हुई हो वो, एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती है पर्सनल इफेक्ट में, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शन के, जो हमारे लिए कैपिटल असेट में कंसीडर नहीं होगा, बट ये चीजें ये पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन में, मतलब इसको हम कैपिटल असेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। एन इमूवेबल प्रॉपर्टी and aforesaid assets held for personal use are not personal effect and hence they are capital asset। जो मैंने कहा ना कौन कौन सी चीजें, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पर बोला कि जो चीजें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, पर्सनल पर्पस के लिए रखी हुई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल असेट में नहीं माना जाएगा, बट पर्सनल पर्पस के लिए रखी हुई ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक मैंने फ्लैट खरीद के रखा है, मैंने बिल्डिंग खरीद के रखी है, मैंने लैंड खरीद के रखी है, तो ये इमूवेबल है, भले मेरे पर्सनल पर्पस के लिए, बट फिर भी वो कैपिटल असेट मानी जाएगी। सिमिलरली अफोरसेड असेट, अफोरसेड असेट मतलब ये सारी चीजें held for personal use are not personal effect and hence they are capital asset। तो ये सारी की सारी जो है उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल असेट मानेंगे। समझ में आया। वैसे पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट नहीं होती है, बट ये जो सारी चीजें लिखी है प्लस इमूवेबल, ये कैपिटल असेट कंसीडर की जाती है। क्लियर। For example, a house property, even though used for a personal purpose, cannot be treated as personal securities, are not a personal effect। मतलब मेरा खुद का घर है, ठीक है, पर वो भी कैपिटल असेट में माना जाएगा। पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड, देखो अब क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, इंक्लूड्स वेयरिंग अपीयरल, मतलब मेरे कपड़े हैं, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर यूज्ड बाय एसएससी फॉर पर्सनल पर्पस, तो ये सब किस में जाएगा, तो ये सब क्या होगा, नॉट कैपिटल असेट। समझ में आया, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कैपिटल असेट नहीं है और उसको आप कैपिटल असेट समझ के उसका प्रॉफिट या गेन अगर आप कंसीडर कर लेते हो तो गलत। कोई कैपिटल असेट एक्चुअल में है बट आपको लगता है कि नहीं सर ये कैपिटल असेट नहीं है, तो उसका प्रॉफिट या गेन आपने नहीं कंसीडर किया तो भी गलत। तो ये ध्यान रखना है कि पर्सनल इफेक्ट में वेयरिंग अपीयरल्स यानी कि क्लोथ, सिंपल वर्ड्स में, या तो फिर फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर वगैरह वगैरह, दे आर पर्सनल पर्पसेस एंड इनटेंजिबल असेट्स डज नॉट हैव पर्सनल इफेक्ट। ये सिर्फ नॉर्मल नॉलेज के लिए याद रखना है,
कि इंटेंजिबल असेट में कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होती है। ज्वेलरी इंक्लूड्स, अब ये वाला पॉइंट यहां पर जो बोला ना कि भाई ज्वेलरी है, ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं कंसीडर होगी, मतलब वो कैपिटल असेट में कंसीडर करते हैं ज्वेलरी। अब इसमें क्या गेम हो जाता है, अभी ये बोला कि कपड़ों में पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा, ठीक है, ज्वेलरी नहीं। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे शर्ट के बटन जो है ना वो सोने के लगा दिए, शर्ट के बटन मेरे सोने के हैं, मेरे जो स्पेक्ट है ये सोने के, मैंने स्पेक्ट फ्रेम स्पेक्ट सोने की करवा दी, हीरे की बनवा दी, प्लेटिनम की करवा दी, जो घड़ी है वो सोने की करवा दी। तो ये पर्सनल इफेक्ट में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वेयरिंग अपीयरेंस बोला कि ये पर्सनल इफेक्ट है, ज्वेलरी नहीं। मैं 1.5 आना हूं, मैंने शर्ट के बटन जो है वो सोने के करवा दिए, अभी मैं बोलता हूँ भाई ये तो शर्ट है तो फिर ये तो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा, सॉरी हाँ पर्सनल इफेक्ट में आएगा, शर्ट है तो कैपिटल गेन इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो अभी क्या करें, तो यहां पर ये चीजें डिस्कस करनी जरूरी है। देखिए क्या कहा है कि ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेसियस मेटल और एनी एलॉय containing one or more of such precious metal, it is immaterial whether or not such ornament contains any precious or semi-precious stones and whether or not such ornaments are worked or sewn into any wearing apparels. मतलब પહેરવાના કપડામાં બી લગાવ્યું હોય તો પણ એને આપણે ઓર્નામેન્ટ કન્સિડર કરીશું. Precious or semi-precious stones, whether or not set in any furniture, utensils or other articles, or worked or sewn in the wearing apparel, for example loose diamonds, shall be treated as ज्वेलरी। मतलब मैंने फर्नीचर के अंदर हीरे लगवा दिए, सीट कवर में मैंने हीरे लगवा दिए या गोल्ड करवा दिया, हो सकता है बहुत सारी चीजें होती है। वो आपने मूवी देखा तो पूरी गाड़ी ही सोने की बना दी, प्लेयर्स करके मूवी आया था अभिषेक बच्चन का, उसमें क्या करते गोल्ड उनको लेके जाना था तो क्या किया, पूरी गाड़ी ही गोल्ड की बना दी। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि जो कार है वो तो पर्सनल इफेक्ट में जाती है, अब मैंने गाड़ी ही गोल्ड की बना दी, ऊपर जो बॉडी होती है वो सब मैंने गोल्ड के पार्ट लगा दिए। तो अभी वैसे गोल्ड हम कहते हैं कि ये तो पर्सनल इफेक्ट में नहीं जाएगा, पर्सनल कैपिटल असेट मानी जाएगी और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, कार के ऊपर नहीं लगेगा। तो मैंने दिमाग लगाया, सोने की गाड़ी बना दी, सोने के कपड़े बना दिए, शूज के अंदर मैंने डायमंड लगवा दिए, फिट करवा दिया, एम्ब्रॉयड करवा दिए। अब मैं बोलूंगा ये तो शूज है, ये तो मेरी फर्नीचर में डायमंड लगे हुए हैं, फर्नीचर तो पर्सनल इफेक्ट में, तो आप उसके ऊपर कैपिटल गेन मत कंसीडर करो, तो नहीं चलेगा एक्सक्यूज। क्लियर? तो देखो उसको हम लोग एज अ ज्वेलरी ही ट्रीट करेंगे। इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट, एनी इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। ये तो हमें पता ही है कि पर्सनल जो चीजें है, पर्सनल इफेक्ट लाइक नॉर्मल वेयरिंग क्लोथ्स है, फर्नीचर है, वो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या गेन होता है तो वो पर्सनल कैपिटल गेन में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट है। Such income is the nature of capital receipt and hence shall not be taxed under any head. उसके बाद नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, तो ये भी कैपिटल असेट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। सबसे पहले देखा स्टॉक इन ट्रेड, फिर आया ज्वेलरी, मतलब पर्सनल इफेक्ट, बट पर्सनल इफेक्ट के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो। पर्सनल इफेक्ट के अंदर नॉर्मल क्या चीज है, कपड़े है, फर्नीचर है, कार है, वो सारी चीजें। देन एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, तो एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट, नॉट अ कैपिटल असेट, बट उसमें भी एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन के एक्सेप्शन, वैसे क्या बोला कि एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया कैपिटल असेट नहीं है, बट एक्सेप्शन है उसमें। मतलब अगर ये एक्सेप्शन लगता है तो उसको हम कैपिटल असेट मानेंगे। तो देखो क्या कहा है, लैंड विच इज सिचुएटेड within the jurisdiction of any municipality, whether known as municipality or municipal corporation or notified area committee or town area committee or town committee or any other name, मतलब वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ની હદમાં આવ્યો तो वीएमसी के अंडर में आ गया,
तो फिर उसको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे, ठीक है। और कॉर्पोरेशन नोटिफाइड एरिया कमिटी, ये तो आ गया, और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर और इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, एरियली एरिया, अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने की है, पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, मतलब म्यूनिसिपैलिटी में है या कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है, वो भी एक तरह का गवर्नमेंट बॉडी ही है, ठीक है। मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, मतलब 10,000 से 1 लाख का पॉपुलेशन है, तो एरिया विद इन विच एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ सच म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड इज नॉन रूरल एरिया, नॉन रूरल एरिया कितने किलोमीटर्स है, अप टू 2 किलोमीटर्स, मतलब 10,000 से लेके 1 लाख तक का पॉपुलेशन जहां पर रहता है उसके 2 किलोमीटर तक के एरिया में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम लोग रूरल, ये कैपिटल असेट में एक्सेप्शन नहीं मानेंगे, मतलब उसको कैपिटल असेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से कम है, तो जो वो बॉर्डर होगी वहां से 6 किलोमीटर तक के एरिया में अगर आपकी लैंड है तो भी वो नॉन रूरल एरिया ही माना जाएगा। नॉन रूरल मतलब फिर वो कैपिटल असेट कंसीडर करनी पड़ेगी। एंड तीसरा, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है तो अप टू 8 किलोमीटर्स, मतलब फॉर एग्जांपल वडोदरा है मान लो, तो ऑब्वियसली उसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, म्यूनिसिपैलिटी की जो लिमिट होगी वहां से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जितनी भी लैंड होगी, भले उसका यूज आप एग्रीकल्चर के लिए ही कर रहे हो, बट ये पर्पज के लिए, मतलब कैपिटल गेन कंसीडर करने के लिए उस असेट को, मतलब उस लैंड को नॉन रूरल लैंड मानना पड़ेगा, ठीक है। जो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है वहां से 8 किलोमीटर के रेडियस में, क्लियर। तो याद क्या रखना है, 10,000 से कम पॉपुलेशन तो 2 किलोमीटर्स, 10,000 से 1 लाख का पॉपुलेशन तो 6 किलोमीटर, एंड मोर देन 10 लाख का पॉपुलेशन तो 8 किलोमीटर्स का एरिया, वो नॉन रूरल मानना पड़ेगा, ठीक है। नोट, अब इसके अंदर भी नोट है, बहुत सारी नोट के अंदर भी नोट है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन मेन पॉइंट है, फिर उसका एक्सेप्शन है, फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर ये वीडियो को फिर से 2 बार 3 बार देखना, नोट्स को, ये पूरी की पूरी नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ, टिक मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो वाली नोट्स भी आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोगों को उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि याद रहे। देखो, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year shall be considered, सिर्फ नॉलेज के लिए कि आपको बोला कि 10 लाख का पॉपुलेशन, कब से 10 लाख, क्योंकि पॉपुलेशन तो चेंज होता रहता है, तो लास्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ है वो कंसीडर करना है। अभी एट प्रेजेंट हम लोग 23-24 के ईयर के एंगल से देखने चाहे तो लास्ट सेंसस 2021 में होना चाहिए था बट नहीं हुआ है, तो लास्ट ऑफिशियल सेंसस 2011 का ही है, ठीक है। उसके बाद अभी नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट करेगी तो फिर वो कंसीडर होगा, वो डेट पर जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ उसमें देखेंगे भाई 10,000 से कम है, 10,000 से 1 लाख के बीच में है, या 10 लाख से ज्यादा है, क्या है वो देखेंगे, 1 लाख से 10 लाख है या 10 लाख से ज्यादा है। इफ सच लैंड इज नॉट एग्रीकल्चरल लैंड इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, मतलब फिर तो लोकेशन को भी नहीं देखना है, वैसे क्या देखा, वो ऊपर हमने देखा 2, 6 और 8 किलोमीटर याद रखना है, पर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अगर लैंड नॉन एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, एनए करवा देते, नहीं हमने सुना है कि यहाँ पर स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं या फैक्ट्री डाली हुई है, तो वो तो वैसे भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, तो फिर उस केस में तो अपने को एरिया देखना ही नहीं है, मतलब 2 किलोमीटर के बाद है या 8 किलोमीटर के बाद है बट वो एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं है, तो वैसे भी एग्रीकल्चरल लैंड ही अपने को एक्सेप्शन मिलती है, मतलब कैपिटल असेट नहीं माननी है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, बट अगर लैंड ही एग्रीकल्चरल ना हो तो फिर वो कैपिटल असेट मानी ही जाएगी, फिर उसमें एरिया देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर से इसको समराइज्ड फॉर्म में क्या याद रखना है, एग्रीकल्चरल लैंड है तो अगर पॉपुलेशन
क्या बोला है, 10,000 to 1 लाख का है। तो 2 किलोमीटर तक के एरिया में इसको हम एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, ठीक है, मतलब वो कैपिटल असेट नहीं माननी होगी। पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख का है तो 6 किलोमीटर तक का एरिया, ठीक है, ये हमारे लिए कंसीडर हो जाएगा, कोई ये कंसीडर करना है, उसके बाद देखेंगे, उसके आगे देखना है कि एग्रीकल्चरल लैंड है तो फिर उसको हम कैपिटल असेट में नहीं मानेंगे। इतने एरिया में आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर गेन, कैपिटल गेन गिनना ही है। एंड पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर। बट अगर लैंड नॉन एग्रीकल्चरल है तो कैपिटल असेट माननी ही होगी, नो कनेक्शन विथ एरिया। फिर उसमें 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर देखना ही नहीं है, वो तो सारी की सारी कंपलसरी कैपिटल असेट ही ट्रीट करनी होगी। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया सेल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। ये तो हमने आगे ही देख लिया कि रूरल एरिया में अगर लैंड है तो वो कैपिटल असेट ही नहीं है, कैपिटल असेट ही नहीं है तो वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसके ऊपर। सच इनकम इज द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट एंड हेंस शैल नॉट बी टैक्स्ड अंडर एनी हेड। मतलब है कैपिटल रिसीट बट कैपिटल गेन में नहीं कंसीडर होगा, इस तो कोई और में भी नहीं होगा, मतलब वो पीजीबीपी भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, अदर भी नहीं है, ठीक है कैपिटल रिसीट बट कैपिटल गेन में कंसीडर नहीं करना है। फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल असेट। ये भी एक लिस्ट याद रखना है, कौन कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड है। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 के, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 के एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 के। दीज आर नॉट कैपिटल असेट, ठीक है। वैसे ये बॉन्ड वाला केस हम अभी डिस्कस करने वाला है, बट पहले ये लैंड वाला और ऊपर के जो पॉइंट हमने डिस्कस किए, ज्वेलरी वाला तो देख लिया, ये लैंड वाला पॉइंट एक बार अच्छे से रिफर करके माइंड में फिट कर दो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, आई होप कि यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जो कि है नेक्स्ट स्पेशल बैरर बॉन्ड। स्पेशल बैरर बॉन्ड ये भी नॉर्मल वे पर कैपिटल असेट में कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। देखो, स्पेशल बैरर बॉन्ड 1991 इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल असेट। अभी इसमें एक नोट क्या दी है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एसएससी शुड बी द इनिशियल सब्सक्राइबर। इनिशियल सब्सक्राइबर मतलब जरूरी नहीं है कि जब गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इशू किए तभी उसने खरीदा होना चाहिए, बाद में भी ले सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1991 में तो आप लोग थे ही नहीं, अभी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने खरीदा, मेरे पास थे, अभी आपने बाद में 1995 में खरीदे मेरे पास से वो, तो 1991 में आपके पास नहीं थे, 1995 में आए तो भी चलेगा, आपके पास है ना, तो भी वो फिर कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इश्यूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल असेट। ये आपको याद रखना है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नॉट कैपिटल असेट। इंटरेस्ट ऑन अफॉरसेड बॉन्ड और डिपॉजिट आर एग्जम्प्ट। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस भी एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्पशन की लिमिट में आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। तो दो तरह की कैपिटल असेट होती है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। है कैपिटल ही असेट बट एक शॉर्ट टर्म की, दूसरी लॉन्ग टर्म की। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हेल्ड बाय एन एसएससी नॉट मोर देन 36 मंथ। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है कंडीशन,
immediately before date of transfer. These two words are very very important. एसएससी ने 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड ना की हो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वो शॉर्ट टर्म हो गई, ठीक है. एंड कैपिटल विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इज अ लॉन्ग टर्म. मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट दे दिया. जो 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए रखेंगे वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है. तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये याद रखना है. बट इसके अंदर अभी एग्जाम्पशन है. नॉर्मल क्या बोला कि 36 मंथ से कम टाइम पीरियड का होल्डिंग है एसएससी का फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वो शॉर्ट टर्म. और अगर वो शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब 36 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है एसएससी ने, तो फिर उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. बट अगेन अभी इसके एग्जाम्पशन देखो, मतलब अपने को तो गोल गोल घुमा देंगे. एग्जाम्पशन के एग्जाम्पशन ही चल रहे हैं. ये तो सर एटी केटी जैसा हो गया. एक एटी केटी सॉल्व नहीं, उसकी एटी केटी की सर एटी केटी आई. अभी क्या करें, देखो ध्यान से समझ लो. इन द फॉलोइंग केसेस an asset shall be termed as short term capital asset if it is held for not more than the following period. देखो शॉर्ट टर्म हम मानेंगे. अभी नॉर्मल केस में क्या है, वैसे हमने ये इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नॉर्मल केस में क्या है 36 मंथ. बट अब यहां पर क्या बोला है कि ये असेट अगर 36 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए भी रखा है. देखो in the following cases the asset shall be termed a short term capital asset if it is held for not more than the following period. मतलब जो 36 मंथ है उससे भी लिमिट थोड़ी छोटी कर दी, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं रखा होगा, तो भले 36 मंथ से कम होगा बट उसके बावजूद भी उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे. अभी उसमें क्या क्या चीज है देखो. 36 मंथ की लिमिट अगर ना अप्लाई हो तो दो और लिमिट है. कौन कौन सी दो लिमिट है, एक 12 मंथ, 24 मंथ. मतलब अगर इससे कम है लेस देन दिस पीरियड, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट. एंड मोर देन दिस पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. इवन दो 36 मंथ की लिमिट है, बट ये केस में अगर 12 महीने की लिमिट हो जाती है उसके ऊपर गया तो भी फिर वो शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए लिमिट कितनी दी है 12 महीने की. अभी वो 12 महीने वाले कौन कौन से है, तो पहला है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इन अ कंपनी लिस्टेड इन इंडिया. मतलब इंडियन लिस्टेड कंपनी है, उसमें शेयर या इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर आपने खरीदे हैं और वो पीरियड 12 महीने से ज्यादा हो गया, देखो मोर देन फॉलोइंग पीरियड, तो फिर वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म असेट नहीं मानी जाएगी. देखो एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इफ इट इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन द फॉलोइंग पीरियड. मतलब 12 महीने से कम पीरियड के लिए रखा है शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस, ठीक है तुम शॉर्ट टर्म. पर 12 महीने से ज्यादा हो गए, भले 36 मंथ का जनरल लिमिट है बट 12 महीने से ज्यादा हो गए ये सारे केस के लिए, तो भाई तुम लॉन्ग टर्म में चले जाओगे. तो पहला इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी. देन एनी सिक्योरिटी लाइक डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा लिस्टेड इन इंडिया. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड होते हैं, कोटेड और नॉट कोटेड, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है, बट वो लिमिट 12 महीने की है. जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई. ये केस में क्या याद रखोगे, हेल्ड लेस देन 12 मंथ तो शॉर्ट टर्म, हेल्ड पीरियड मोर देन 12 मंथ तो वो लॉन्ग टर्म. समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर. अब इसी तरह से ये जो है उसमें 24 मंथ का टाइम पीरियड है. इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इन एन अनलिस्टेड कंपनी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ. तो उसमें अगर 24 महीने से ज्यादा अगर रखा है तो वो लॉन्ग टर्म,
24 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से याद रखना है। जनरल क्या है कैटेगरी क्राइटेरिया? 36 मंथ का। 36 मंथ से कम टाइम पीरियड नॉर्मल केस में तो वो शॉर्ट टर्म होता है, उससे ज्यादा तो वो लॉन्ग टर्म होता है। बट ये जो लिस्ट दिया है उसमें 5 चीजें ऐसी है जिसमें अगर 12 महीने से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड हो जाता है तो फिर उसको लॉन्ग टर्म में डालेंगे, और ये 2 चीजें ऐसी है जिसमें 24 महीने से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड हो जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म में मानेंगे। 24 महीने या 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म में ही रहेगा। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो ये तो कॉमन सी लॉजिकल बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट किसके ऊपर होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के ट्रांसफर पे, एंड लॉन्ग टर्म किसके ऊपर होगा? लॉन्ग टर्म असेट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर लगता है? ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर। क्लियर? ये तो सिंपल सी बात है। मतलब ये तो ऐसा हुआ, जेंट्स टॉयलेट में कौन जाएगा? जो जेंट्स है वो। लेडीज टॉयलेट में कौन जाएगा? जो लेडीज है वो। सेम यहाँ पर ऐसा है कि कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। नाउ पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट चीज, उसके बाद उसका एग्जांपल आएगा। While computing the period of holding of any capital asset, following points are to be considered. अब ये कौन से पॉइंट कंसीडर करने होंगे? तो देखो, पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन in case of shares, if a company goes into liquidation, the period after the date of commencement of liquidation is to be excluded. ये कंसीडर नहीं करेंगे। डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट, ऑफ कैपिटल असेट, डेट ऑन विच द असेट इज ट्रांसफर्ड इज टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो डेट नहीं गिनना है, उसके बाद वाले गिनो। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, इन सच अ केस पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड्स द पीरियड फॉर विच प्रेफरेंस शेयर्स वर हेल्ड बाय द एसएससी। मतलब प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया है, देखो कन्वर्टिबल है, तो प्रेफरेंस शेयर जब थे तब कितने टाइम पीरियड के लिए एसएससी ने होल्ड किए थे वो देखना है। सिमिलरली द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ यूनिट्स इन द कंसोलिडेटेड प्लान of the scheme of the mutual fund includes the period for which the units in a consolidating plan of a mutual fund schemes were held by SSE। मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या प्रेफरेंस शेयर एसएससी ने होल्ड किए थे। प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने से पहले प्रेफरेंस शेयर जब थे तब कितने टाइम पीरियड के लिए उसने होल्ड किए थे वो कंसीडर किया जाता है। Am I clear? अभी ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, इस चीज को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर दीजिए, तो उसके ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, आई होप कि यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपके ये पॉइंट्स कितने याद रहे कितने बाकी है वो सब क्लियर हो जाएगा। देखो, स्टेट गिविंग द रीजन वेदर the asset is a short term or long term in case given below। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है वो याद रखना है। जिसके लिए नॉर्मल क्राइटेरिया है 36 मंथ से कम हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होती है, उससे ज्यादा हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है नॉर्मल केस में। इसके अंदर 2 कैटेगरी का एग्जम्पशन हमने देखे कि अगर ये पहली 5 कैटेगरी में से कुछ निकलता है तो उसमें 12 महीने से कम टाइम पीरियड हो होल्डिंग का तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। और ये जो 2 है जिसमें 24 महीने का एग्जम्पशन है, मतलब अगर 24 महीने से कम का टाइम पीरियड है होल्डिंग का तो वो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज्यादा पीरियड हो गए तो लॉन्ग टर्म। और जो चीजें ये 5+2 साथ में नहीं आती है उन सब के लिए जो 36 मंथ का क्राइटेरिया है जो कि जनरल है, जो कि यहां पर हमने डिस्कस किया,
वो एप्लीकेबल होगा। नाउ लेट्स सी। पहला, एक्स परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी on March 10, 2022 and transfer it on 6 जून 2023। अभी देखो हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई क्राइटेरिया यहां पर आया था? हाउस प्रॉपर्टी नहीं, कौन बोल रहा है? ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, बोथ, फैक्ट्री बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग, कुछ भी करके दे सकता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है? 24 महीने 24 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड हो तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। तो यहां पर देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया 24 मंथ वाला। ठीक है, अब यहां पर देखो 10 मार्च 22 से लेके 6 जून 2023, क्या लगता है कितना टाइम पीरियड होगा? 24 महीने से ज्यादा या कम? देखो यहां से एक साल अगर हम गिने 10 मार्च 22 से लेके 10 मार्च 2023, तो 12 महीने। उसके ऊपर हम 10 मार्च 2023 तक तो पहुंच गए। ठीक है, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून महीना तो आ गया, तो मतलब 14 मंथ हुए प्लस उसके ऊपर कुछ दिन हुए, तो 24 महीने का क्राइटेरिया सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। अगर एकदम क्लोज होता ना कि सर ये पता नहीं चल रहा है, तो फिर अपने को डेज भी काउंट करने चाहिए। बट यहां पर तो क्लियरली पता चल रहा है कि सर पूरा एक महीना भी ऐड कर दो तो भी 14 की जगह पे 15 महीने होंगे, 16 महीने होंगे। अपनी लिमिट तो 24 महीने की है, तो यहां से यहां तक का पीरियड ये क्या हुआ? लेस देन 24 मंथ। तो इसको हम लोग कौन सी असेट बोलेंगे? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। समझ में आया? परफेक्ट सब लोगों को। चलिए दूसरा देखते हैं। परचेसेस लिस्टेड शेयर्स इन इंडियन कंपनी। शेयर्स इन इंडियन कंपनी, शेयर्स इन इंडियन कंपनी, क्या है क्राइटेरिया? 12 मंथ। देखो अनलिस्टेड होती तो 24 मंथ है, बट ये क्या है? लिस्टेड। लिस्टेड इन इंडियन कंपनी, तो क्राइटेरिया 12 महीने का। ठीक है, अभी यहां पर देखो कौन से कौन सा डेट सेम ही है। 10 मार्च 22 से लेके 6 जून 23, मतलब 14 महीने जितना टाइम पीरियड हो रहा है, मतलब 12 महीने से तो ज्यादा हो गया। तो फिर इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। समझ में आ रहा है सबको? लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले अभी समझने पे फोकस करो। क्राइटेरिया याद रखने के, चीज देखने की और उसका क्राइटेरिया देख लेने का। उसके बाद नेक्स्ट, Z acquires a unit of equity oriented mutual fund. यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कोई भी यूनिट्स है म्यूचुअल फंड के, तो क्राइटेरिया क्या है? 12 मंथ। तो यहां पर क्राइटेरिया 12 मंथ का। अब यहां पर देखो 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई 2023, 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई 2023, एक साल से थोड़ा ऊपर हो गया, 12 महीने से ऊपर हो गया, तो क्या चला जाएगा? लॉन्ग टर्म। तो यहां पर 7 जुलाई 2022 से लेके 10 जुलाई 2023, ये टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग है विच इज ग्रेटर देन 12 मंथ, तो ये अपना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? पक्का? आपकी कसम? सर आपकी। अरे मार तो हजू जीवવાનું છે 100 વર્ષ આજથી। चलो नेक्स्ट, अ परचेस इज द डायमंड on September 12, 2020, give the same to his friend B on 31st December, B transfer the asset on October 20, 2023। डायमंड है, डायमंड। ऊपर के किसी लिस्ट में डायमंड के बारे में कुछ आया था? यहां पर ये लिस्ट में कुछ दिख रहा है डायमंड रिलेटेड? नहीं दिख रहा है तो 36 मंथ, तो क्राइटेरिया यहां पर क्या होगा? 36 मंथ।
अब देखो 12 सितंबर 2020 से लेके कब ट्रांसफर हो रहा है? 20 सितंबर 23। 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023 प्लस कुछ दिन 12 सितंबर से 20 सितंबर, तो 3 साल प्लस कुछ दिन। अभी 3 साल मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12, 24, 36, तो मोर देन 36 मंथ हो गया। तो ये टाइम पीरियड ग्रेटर देन 36 मंथ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। एंड द लास्ट वन, सी परचेज अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर क्राइटेरिया क्या था? 24 मंथ। देखो तो क्राइटेरिया याद आ जाना चाहिए, क्राइटेरिया है 24 मंथ का। अभी देखो यहां पर इन अनलिस्टेड कंपनी 21 नवंबर 2021 द कंपनी ट्रांसफर्स द शेयर इन द नेम ऑफ सी। देखो सी ने परचेस किया बट कंपनी ने उसके नाम पर कब डाले? 5 जनवरी से, क्योंकि उसका नाम कब से एंटर हुआ है वो देखना है। अगर ये ना दिया होता तो 21 नवंबर लेते। उसने भले 21 नवंबर की डेट पर ले ली है, बट कंपनी के रजिस्टर में उसकी एंट्री कब हुई? 5 जनवरी से लेकर। उसने ट्रांसफर कब किया? 20 दिसंबर 2023। तो यहां पर टाइम पीरियड देखो 5 जनवरी 22 से लेके 20 दिसंबर 23। तो जनवरी 24 महीने मतलब 2 साल। तो 5/1/2022 से 5/1/2023 एंड 5/1/2024। अब यहां पर 2024 जा रहा है नहीं, मतलब 24 महीने से कम का टाइम पीरियड है, लेस देन 24 मंथ। तो फिर बट इसी केस में अगर ये डेट ऑफ ट्रांसफर ना दी होती ना, तो टाइम पीरियड देखो 12 + 12 मतलब 24 महीने से 2 साल से ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता। ठीक है, तो ये चीज खास ध्यान रखनी है। यहां पर हमारा ये कैपिटल गेन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से हमारे पैम्पलेट में से पढ़ना है। ये टिक मार्क किया हुआ पैम्पलेट जो है मेरा, वो भी आपको हमारे सास एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसका वीडियो, इसके अलावा बाकी सारे के सारे वीडियोस डायरेक्ट टेक्स्ट के और सभी सब्जेक्ट के, ये भी सास एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप हो सके जब भी टाइम मिले तब ये सारे सेशंस को देखते रहो। बार बार देखने से आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड सास इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या सास एप्लीकेशन थ्रू भी पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। चलिए यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।